नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करेंगे उपन्यास का अगला भाग। तो आज इसमें जो हर गांव में छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, उस तरीके से मैरीगंज के अलग अलग टोले हैं। तो एक दूसरे के मोहल्ले में जाने से कैसे इन आदमियों पर, औरतों पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उनके कैरेक्टर को लेके सही है या गलत है, वो उंगली उठाने वाले का चश्मा बताता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आज इसके बारे में आपको बताते हैं कैसा है मैरीगंज के मोहल्ले। शुरू करते हैं। बेचारे सहदेव मिश्र रात भर उस टोले में बांध के रखे गए थे। फुलिया के घर में घुसा था तो फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया। जिसके घर में घुसा उसकी नींद नहीं खुली, माँ बाप को आहट नहीं मिली, कुत्ता भी नहीं भौंका, तो फिर और लोगों को कैसे पता चला। कौन जाने किस पर कब झूठ मूठ और कौन सी तोहमत लगा दी जाए। पंचायत होनी चाहिए। राजपूतों ने यदि इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। यहाँ पे मतलब जात व्यवस्था भी, जो वर्ड व्यवस्था है, जाति इसके अंतर्गत आते हैं, उसी के हिसाब से मोहल्ले बने हुए हैं। तो वो दिखाया जा रहा है। हमको कुछ नहीं मालूम, फुलिया पंचों के बीच हाथ जोड़कर कहती है। जब आंगन में हल्ला होने लगा तब मेरी आंखें खुली। सहदेव के पास महंगूदास के अंगूठे की टीप है सादा कागज पर। सहदेव जो चाहे कर सकता है। दोनों गाय और चारों बाले कच्छ को खूंटे से खोल कर ले जाए। इसके अलावा साल भर का खर्चा भी सहदेव ही चला दिया। एक आदमी की मजदूरी से तो एक आदमी का भी पेट नहीं भरता, लेकिन अब फुलिया के हाथ में सहदेव की इज्जत और अपने बाप की दुनिया है। उसकी बोली में जरा भी हेर फेर हुआ कि सहदेव की इज्जत धूल में मिल जाएगी और बाप की दुनिया भी उजड़ जाएगी। लड़की के सर पे सबकी इज्जत बंधी हुई है। पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा हुए। तहसीलदार साहब पुरैनिया गए हुए थे। पंचायत में अकेले सिंह साहब ही थे। सिंह जी अकेले जिरह बहस कर रहे थे। तहसीलदार होते तो थोड़ी सहूलियत हो जाती। सहदेव मालिक को आंगन में घेर कर सभी हल्ला कर रहे थे। अच्छा तुम बैठो, अब आप बताइए कि महमूदास के यहाँ उतनी रात को आप क्यों गए थे। रात में हमारे पेट में जरा दर्द हुआ, लोटा लेकर बाहर निकले। जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे तो देखा कि कमला किनारे वाले खेत में किसी का बैल महंगू चल रहा है, इसीलिए महंगू को जगाने गया था। क्यों? कमला किनारे वाली ज़मीन पर पहरा करने के लिए महंगूदास को ही दिया है। अच्छा, जब हम जा रहे थे तो रबिया और सोनमा को आपके खेत में शकरकंद उखाड़ते पकड़ा। दोनों को डांट डपट दिया और महंगू को जाकर जगाया। जब हम निकल रहे थे तो रबिया, सोनमा और नक्छेदिया ने हमको पकड़ लिया और हल्ला करने लगे। क्या बताएं, हमारा 5 बीघा शकरकंद इन्हीं सालों ने चुराकर ख़त्म कर दिया। अच्छा बैठिए आप। सहदेव को तुमने जाकर जगाया? जी सरकार। अब 5 लोग फैसला करें कि सही बात क्या है। अब इसमें कालीचरण कैसे चुप रह सकता था। यह तो पंचायत मुंह देखी है। वो बोल पड़ा। पंचायत के सभी पंचों की निगाहें अचानक कालीचरण की ओर मुड़ गईं। सिंह गुस्से से बोले,
जोतकी जी भी कालीचरण को दूसरी नज़रों से देख रहे थे कि उसका पंचायत में हिस्सा लेना किधर से ठीक है। गुमसुम बैठे हुए सैकड़ों मूक जानवरों के सिर में मानो अरना जैसे कि भैंसे के सींग जम गए हों। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ। ठहरिए, गिनने दीजिए। 1 2 3 4 5, 105। 105। अब जो लोग हमको पंच नहीं मानते हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 और 15। सिर्फ 15। सिंह जी को विश्वास नहीं होता, खुद गिनते हैं। राजपूत और ब्राह्मण लोग, जोतकी के लड़के ने भी कालिया के पक्ष में ही हाथ उठाया। फुलिया, कालीचरण की बोली सुनकर डर लगता है। फुलिया फिर खड़ी होती है। देखो, यह पंचायत है, पंचायत में परमेश्वर रहते हैं। पंचायत में झूठ बोलने से हाथों हाथ इसका फल मिलता है। सच सच बताओ, सच्ची बात क्या है? सहदेव हमारे घर में घुसे थे, तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? बोलो, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, सहदेव का बाबा पर कर्जा है। महंगू हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। फुलिया जो कहती है ठीक है। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती और पत्ता नहीं झड़ता? दूसरों की बात मत कहो, अपनी बात बताओ। अकेले हमको क्यों दोष देते हैं? गांव भर का यही हाल है। कौन सा घर ऐसा है? पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटा हो। क्रोध से उनकी आंख लाल हो उठी। जोतकी काका, हमको अपने बाप के बारे में मालूम है। ज्योतिषी अपनी स्त्री के पूछे कि उनके पेट में किसका बच्चा है, चिल्लाकर कहता है, कौन नहीं जानता कि जोतकी जी का नौकर। चुप रहो सुंदर। कालीचरण लोगों को शांत करता है। 1 दर्जन से भी ज्यादा नौजवान राजपूतों के हाथ में लाठी लेकर दौड़ आए और पंचायत को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। सिंह जी, इन लाठी वाले नौजवानों को आपने बुलाया तो आप पंचायत नहीं दंगा करवाना चाहते हैं? सिंह जी, अब यह पंचायत नहीं हो सकती। राजपूतों की टोली के पंचों के साथ उठ खड़े होते हैं। काली टोपी वाले जवान सिंह जी को, संयोजक जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पंचायत के सभी पंच एक स्वर में कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं कि महंगू अपनी बेटी फुलिया का चुमौना मतलब शादी खलासी के साथ करा देगा। यह तो न्याय की बात है, इसमें डिफेट करना अच्छा नहीं। सहदेव के पास सादे कागज पर मेरा अंगूठे का टीप है, यदि उसे भरकर नालिश कर दें तब? फुलिया का पिता गिड़गिड़ा कर कहता है, सहदेव, जब मुकदमा करेंगे सभी पंच तुम्हारी गवाही देंगे। वह 1 पैसा भी तुमसे नहीं पा सकते। ये हालात होते थे उस वक्त गांव के। जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो गांव की स्थिति, कुछ जो रोग फैलते थे उनकी वजह से, कुछ जमींदारों के यहाँ किसान जो खेती करते थे वो उनको लगान देके, तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी उस वक्त। लक्ष्मी को बचपन की बातों की याद दिलाना चाहता है रामदास। लक्ष्मी हाथ छुड़वाकर बिछावन पर से उठना चाहती थी, लेकिन महंत साहब ने 10 मिनट पहले ही चौथा चिलम का गांजा फूका। मैं तुम्हारी गुरु माई हूँ रामदास। कैसी गुरु माई? तुम मठ की दाशन हो।
महंत के मरने के बाद नए महंत की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। ये मठों की कहानी है, जहाँ पे जो स्त्रियाँ रहती थीं, तो जो महंत होते थे मठों के, वो उनको दासी बनाकर रखते थे। बालदेव जी को फिर लक्ष्मी की देह सी सुगंध लगी, कितनी मनोहर। लक्ष्मी देखती है बालदेव जी आजकल बहुत दुबले हो गए हैं, कितने सरल हैं, न जाने क्यों। लक्ष्मी का आज बालदेव जी को देखकर इतना मन चंचल हो रहा है। बिरह की ओदी लाकड़ी सपुचे और धुंधाए, दुख से तवहीं बाचे हो जब सकलो जर जाए। गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते। सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में वे अपना दिमाग नहीं खपाते। अनाज का दर बढ़ रहा है, हल्का फाल 5 रुपए में मिलता है, ऐसी हाल थी उस वक्त। तहसीलदार साहब ने, सिंह जी और खिलावन यादव ने छोटे छोटे किसानों की ज़मीनें कौड़ियों के मूल ले ली थी। मजदूरों को 1.25 रुपये रोज़ मजदूरी देते थे, लेकिन एक आदमी का पेट भी नहीं भरता था इस मजदूरी से। 5 साल पहले सिर्फ 5 आने रोज़ मजदूरी मिलती थी और उसी में घर भर का खर्च चल जाता था। कपड़े के बिना सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर में लपेटकर काम चला लेती हैं। 12 वर्ष तक के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। शिवनाथ चौधरी सभा में खादी के अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। यदि घर का एक एक व्यक्ति चरखा चलाने लगे तो गांव से गरीबी दूर हो जाएगी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। चरखा सेंटर खुल गया, गांव में गरीबी नहीं रहेगी। पटना से 2 मास्टर आए हैं, चरखा मास्टर और करघा मास्टर। जो मास्टरनी है वो औरतों को चरखा सिखाती है और मास्टर हैं वो आदमियों को। सैनिक और चिंगारी जी की तरह गरम भाषण शिवनाथ चौधरी जी नहीं देते। चौधरी जी के साथ में दरभंगा जिले में तमोड़िया स्टेशन से रमलीगंज के बाबू आए हैं। सुनते हैं पानी से ही बीमारी का इलाज करते हैं। आग में पकाई हुई चीज़ नहीं खाते, साग की हरी पत्तियां चबाकर खाते हैं। कहते हैं इसमें बहुत ताकत है। वह भी असल त्यागी हैं। देह में सिर्फ हड्डियां बची हुई हैं, मांस का लेस भी नहीं। दिन भर में करीब 15 बार हाथ में लोटा लेकर मैदान की ओर जाते हैं। सादा कागज वाला एक फॉर्म बटा हुआ है। फॉर्म पर महात्मा जी की छापी और नीचे लिखा है, बापू कहते हैं जो पहने सो काते, जो काते सो पहने। यानी कि चरखे के बारे में बताया गया है। सोशलिस्ट पार्टी वाले भी फॉर्म बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा वह बांटेगा। नई नई पार्टियां उभर रही थी उस वक्त देश में, तो अपने अपने प्रचार इस तरीके से कर रहे थे। इस आर्यावर्त में केवल आर्य अर्थात शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं। काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं ये बात। यवनों ने हमारे आर्यावर्त की संस्कृति, धर्म, कला, कौशल को नष्ट कर दिया। अभी हिंदू संतान म्लेच्छ संस्कृति की पुजारी हो गई है। शिवजी महाराणा प्रताप।
बौद्धिक क्लास सोशलिस्ट पार्टी का वसुदेव कहता है, बुद्धू क्लास लाठी भाला और तलवार हाथ में लेते ही खून गर्म हो जाता है राजपूत नौजवानों का। यवनों पर मुझे क्रोध नहीं होता, यवनों का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की तो गर्दन उड़ा देने को जी करता है। आर्यावर्त यानी कि आर्यावर्त मैरीगंज का ही नाम अब शायद आर्यावर्त हो गया है, लेकिन इस गांव में तो एक भी मुसलमान नहीं। गांव भर में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कालीचरण ही है। इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। गरीबों को एक ही रंग के झंडे वाले पार्टी में रहना चाहिए। जिला कांग्रेस के मंत्री ने नोटिस भेज दिया, सोशलिस्ट पार्टी तो जबरदस्त जमीन पर कब्जा करने को कहती है। कांग्रेस के मंत्री ने दफा 40 कानून पास करके नोटिस भेज दिया। बालदेव जी हाट से नोटिस बांट रहे हैं, दफा 40 कानून पास हो गया। गरीब पीछे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी रहने से काम नहीं होता। जब दो दलों में मुकाबला और हिड़िश होता है, मतलब बहस होता है, तो फायदा पब्लिक का होता है। उस बार रोहतहट मेले में विदेशिया नाच वाला आया था जो बोल रहा था, दोनों में मुकाबला हो गया। शाम से ही एक दूसरे पर उंगली उठाना, आरोप लगाना कर रहे थे। तब मेला मैनेजर बाबू ने दोनों दलों के लोगों को समझा बुझाकर नाचना भी बंद करा दिया। हारे अवना जियवे रे सैया, छतिया पर लोटल केस, अवना जियव रे सैया। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा जो बावरी होती है, रोने करहाने के लिए बाकी 11 महीने तो हैं। फागुन भर तो हंस लो गा लो, जो जिए सो खेले फाग। दिवाली में एक तो दीप जला दिए बस छुट्टी, लेकिन होली तो मुर्दा दिलों को भी गुदगुदी लगाकर जलाती है। बौरे हुए आम बूढ़े बच्चों को मतवाला बना जाती है। चावल का आटा, गुड़ और तेल, पुआ पकवान, इस तरह छोटे से आयोजन के लिए मालिकों के दरवाजे पर 5 दिन पहले से ही भीड़ लग जाती है। बखार के मुंह खोल दिए जाते, मालिक वही खाता लेकर बैठ जाते। पास में कजरोटी खुली हुई रहती, धान नापने वाला धान की ढेरी से धान नापता जाता। सादा कागज पर अंगूठे का निशान देते जाओ। भादों महीने में यदि भदे धान चुका दोगे तो डेवड़ा यानी के मन का 1.5 मन, यदि अगहनी फसल में चुकाओगे तो 1.5 मन का 3 मन। हिसाब सीधा। गांव के सभी बड़े बड़े किसानों का अपना अपना मजदूर टोला था। इस बार तहसीलदार साहब को छोड़कर किसी ने मजदूरों को धान नहीं दिया। अंगूठे का निशान नहीं देंगे और धान लेंगे। इस साल बेईमानी कर लेंगे। कालीचरण ने टीप देने को मना किया है तो कालीचरण से ही धान लो।
फगुआ का हर एक गीत देह में सिरन पैदा करता है। फुलिया का चुमौना खलासी से हो गया। फुलिया ने रमजू की स्त्री के आंगन में खलासी जी से भेंट करके कहा था, इस साल होली नहर में ही मनाने दो, अगले साल तो नैना मिलानी करी ले रे सैया, नैना मिलानी करी ले। अब की बेर हम नहर रहे वो जय दिल चाहे से कर ले। दोपहर से शाम तक रामजू दास की स्त्री के आंगन में रहकर फुलिया ने उसको मना लिया और होली के लिए 1 रुपया भी दे गया। बेचारे सहदेव इस बार किसके साथ होली खेलेंगे? पिछले साल तो फुलिया के साथ खेल रहे थे। एक ही पुआ की बारी से दांत से काटकर दोनों खा रहे थे और फुलिया को अपनी रानी भी बता रहे थे, तू हमारी जाति, तू हमारी धर्म, सब कुछ। लेकिन जब पंचायत हुई तो जाति धर्म सब कुछ परे रह गया। सहदेव मिश्र को खबर भेज दें, लेकिन गांव वाले होली में सब माफ़ है, अब आएगा तो नाराज़ होगा, गांव वाले मिलकर कह रहे थे। कमली की आंखें लाल हो रही हैं। पिछले साल होली के ही दिन वह बेहोश हुई थी। इस बार क्या होगा? वह बेहोश नहीं होगी इस बार डॉक्टर हैं, उसे बेहोश नहीं होने देगा। लेकिन सुबह से ही डॉक्टर बाहर हैं, रोगी देखने गया है रामपुर। यदि वह आज नहीं आया तो वह जरूर आएगा। माँ ने 1 सप्ताह पहले ही निमंत्रण दे दिया है। रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी। आज ब्रज में 34 उड़त गुलाल, चारों ओर गुलाल उड़ रहा है। डॉक्टर को कोई रंग नहीं देता। रामपुर में भी किसी ने रंग नहीं दिया। रास्ते में एक जगह कुछ लड़के पिचकारी लेकर खड़े थे, लेकिन डॉक्टर को देखते ही सहम गए। रंग नहीं, गोबर है। रंग के लिए इतने पैसे कहाँ से? डॉक्टर को लोग देख के ही अलग हट जाते थे। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। शुरू से ही वह गांव से, गांव वालों से अलग अलग रहा। उनका नाता सिर्फ रोग और रोगी से ही था। गांव में मिलने जुलने की चेष्टा कम की, लेकिन डॉक्टर को अब गांव की ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। गांव अच्छा लगने लगा और वहाँ के लोग भी। वह गांव को प्यार करता है, उसे कोई रंग क्यों नहीं लगा रहा? वह भी रंग में, गोबर में, कीचड़ में सराबोर होना चाहता था। डॉक्टर ने सफ़ेद गुर्दे पर लाल गुलाबी रंगों के छींटे छरछराकर पड़ती हैं। ओ कालीचरण, बुरा मत मानिए डॉक्टर साहब, होली है। डॉक्टर मनीबैग से 10 रुपए का नोट निकालकर कालीचरण को देता है। होली का चंदा, रंग और अबीर का चंदा। जाओ भैया गणेश। कालीचरण गणेश का हाथ पकड़कर ले चलता है। गणेश खुश होकर डॉक्टर पर रंग की पिचकारी से फुहारें बरसाता हुआ कालीचरण के साथ भाग जाता है। मौसी खुश है। जुग जुग जियो काली बेटा, बड़ा मस्त नौजवान है, डॉक्टर कहता है। कमली 5 बार पूछवा चुकी है डॉक्टर साहब लौटे हैं या नहीं। मुझे धमकी दे गई है, आज डॉक्टर को तुम नहीं खिला सकती, आज मेरे यहाँ निमंत्रण है। कालीचरण का दल बहुत बड़ा था। वो अलग अलग ढोल और झांझ बजा रहे थे। दोहा कवित जोड़ने में उनको चांदी सी चिकत्ती मिली है। गांव के छोटे छोटे दल भी कालीचरण के दल में मिल गए। बुरा न मानो, होली है।
तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी पर पैर रखते ही डॉक्टर के मुंह पर गुलाल मल दिया गया। डॉक्टर की आंखें बंद हैं, लेकिन स्पर्श में ही वह समझ गया कि गुलाल किसने मला है। कमली, बसंतोत्सव की कमली, डॉक्टर याद करने की चेष्टा करता है। एक बार किसी चित्रकार का मैथिली शीर्षक चित्र किसी मासिक पत्रिका में देखा था। कौन था वह चित्रकार? डॉक्टर बेचारे के पास न अबीर है और न ही रंग की पिचकारी। यह एक तरफा होली कैसी, लीजिए डॉक्टर बाबू, अबीर लीजिए। और इस बाल्टी में रंग है। माँ बेहद खुश हैं आज। पिछले साल होली के दिन इसी आंगन में मातम हो रहा था और इस साल उसकी बेटी चहकती फिर रही है। दुहाई बाबा भोलेनाथ की, बेचारा डॉक्टर रंग भी नहीं देना जानता। हाथ में अबीर लेकर खड़ा है, मुंह देख रहा है कहाँ लगाए। जरा अपना हाथ बढ़ाइए तो। क्यों? हाथ पर गुलाल लगा दूं? आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं? चुटकी में अबीर लेकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी की मांग में सिंदूर देना है। कमली खिलखिलाकर हंसती है, रंगीन हंसी है उसकी। डॉक्टर अब पहले की तरह कमली की बोली को एक बीमार की बोली समझकर नहीं टाल सकता। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी फैली हुई है। सामने कमली खड़ी हंस रही है। ऐसी हंसी डॉक्टर ने कभी नहीं देखी थी। वह स्वस्थ हंसी, विकार शून्य। कमली का अंग अंग मानो फड़क रहा है। डॉक्टर अपने दिल की धड़कन को साफ सुन रहा है। उसके ललाट पर आज भी पसीने की बूंदें चमक रही हैं। सामने दीवार पर एक बड़ा आईना है। डॉक्टर उसमें अपनी सूरत देखता है। ललाट पर पसीने की बूंदें मानो दूल्हे के ललाट पर चंदन की छोटी छोटी बिंदियां सजाई गई हैं। डॉक्टर को भवभूति के माधव मालती की याद आती है। होली के पहले मदनोत्सव कहा जाता था। आम की मंजरियों से मदन की पूजा की जाती थी। इसी मदनोत्सव के दिन माधव और मालती की आंखें चार हुई थीं और दोनों प्रेम की डोरी में बंध गए थे, जहां राधे श्याम खेलें होरी। डॉक्टर अबीर की पूरी झोली कमली पर उलट देता है। सिर पर लाल अबीर बिखर गया, मुंह पर, गालों पर और नाक पर। कहते हैं सिंदूर लगाते समय जिस लड़की के नाक पर सिंदूर झड़कर गिरता है वह अपने पति की बड़ी दुलारी होती है। ऐसी मचायो होरी हो, कनक भवन में श्याम मचायो होरी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।